सुनहरी उम्र के दोस्तों, आपको रोशन ज़िंदगी की महफ़िल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज बात करेंगे एक बड़े ही सुहाने सब्जेक्ट के ऊपर, और वो है बुज़ुर्ग शहरियों के अंदर ओबेसिटी की जो मुश्किलात हैं। मोटापा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, लफ्ज़ इतना प्यारा नहीं है, लेकिन प्यारा इसलिए नहीं है कि लोग इसको अच्छा नहीं समझते, और उसकी वजह से जो बाकी मसाइल पैदा होते हैं। सीनियर सिटीजन्स बहुत शिकायत करते हैं कि जी हमें वज़न बढ़ गया, हमारे घुटनों में दर्द है, हमें बीपी हो गया, बहुत सारी चीज़ों की वो शिकायत करते हैं, और उनकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है। तो आज इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर मदिया नज़र साहिबा आई हैं, तशरीफ़ लाई हैं। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये तशरीफ़ लाई, और ये अपने फील्ड के अंदर माहिर हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि थोड़ा बहुत जिस वक़्त वेट रिड्यूस होना शुरू होता है, तो उसका भी ब्लड शुगर पे कोई इम्पैक्ट शुरू महसूस होता है? तहकीक ने ये साबित किया है कि जब आप थोड़ा-सा वेट लूज़ करते हैं तो आपके ए1सी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आता है, तो अच्छा। आपकी शुगर्स में डिक्लाइन हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और आप उसका फ़ायदा क्या होता है? शुगर के मरीज़ों की दवाइयाँ हमें कम करनी पड़ जाती हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे पास आके पेशेंट कहे कि जी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हार्डली 2 या 3, मैंने इतने अरसे में बहुत कम लोग देखे हैं कि जिनकी मुझे दवाइयाँ बंद करनी पड़ी और जिन्होंने आके मुझे कहा हो कि मैडम इतने सालों में मैं 1-2 सालों में मैंने अपना 10-15 केजी वज़न कम कर दिया। अब शुगर की दवाई खाने से मेरी शुगर लो हो जाती है। तो या मुझे वहाँ पे दवाई रोकनी पड़ी। या कुछ लोगों ने एक्सरसाइज़ की और उन्होंने कहा जी हमारी शुगर लो हो रही थी, हमने दवाई कम कर दी। कुछ लोगों की दवाई छूट गई। तो वेट लॉस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है आपकी दवाइयों को छूटने में और आपके शुगर को वापस लाने में कि जिसको हम सम बिल्कुल अंडरमाइन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैंने मुशाहिदा किया, बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, इनका एक ज़िंदगी की स्टेज के बाद ऑटोमेटिकली वेट कम होना शुरू हो जाता है। इसकी कोई वजह है? हाँ जी, बिल्कुल इसकी वजह है। इसको आपका वेट जो आपकी उम्र के साथ आप पेशेंट्स के जो है ना ये वाले मसल्स जी, आप जी। देखते हैं शोल्डर ड्रूप डाउन कर जाते हैं। बिल्कुल। और ये कि आपका ये कुछ तो आपकी एज का पार्ट है। वक्त के साथ साथ आपके मसल्स एट्रोफी होने स्टार्ट हो जाते जी, हैं। जी। लेकिन उनको स्ट्रांग रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक्सरसाइज का है। अगर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल एक बड़े मशहूर एक्टर हैं हैरिसन फोर्ड, उनकी इंडियाना जोन्स जी, जो हम जी। बचपन में भी देखते थे, उनका इश्तिहार भी लगता था, या मुझे याद है सिगरेट का। वो अभी भी इतने फिट हैं कि उनकी मैंने रिसेंट मूवी देखी है कि उनके मसल्स हैं और स्ट्रांग हैं। तो हाउ कम? इसलिए कि उन लोगों ने अपने आप को उस ट्रांजिशन मेंटेन फेज में जज कर लिया कि नाउ इज द टाइम कि हम मसल्स लूज कर रहे हैं, अब हमें इनको बिल्ड करना है। या देयर इज नो वे कि आप डाइट से, न्यूट्रिशनल पाउडर्स से अपने मसल्स को बिल्ड कर लेंगे। हम इश्तेहार तो देख रहे हैं न्यूट्रिशनल पाउडर्स के, दे डू हेल्प, स्पेशली उन लोगों में कि जिनकी फूड कम है, लेकिन वो एक्सरसाइज का मुतबादिल नहीं है। एक्सरसाइज होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर आपकी डाइट कम है तो हाँ, न्यूट्रिशनल पाउडर्स आपकी कैलोरीज को बूस्ट देंगे और उसमें आप उनको उनसे हेल्प ले सकते हैं, हम भी देते हैं वो पाउडर्स। लेकिन अगेन प्रॉब्लम और डाइट में आपकी चॉइसेस की डाइट में प्रोटीन इंटेक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दलिया लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन याद रखें कि दलिया में कार्ब और प्रोटीन का ऑलमोस्ट कंटेंट बराबर है। अच्छा। दलिया प्रोटीन रिच है रोटी के मुकाबले में, लेकिन उसमें कार्ब ज़्यादा है, उतने ही है जितने रोटी में है। तो या फिर ये कि ये चॉइस करना कि ये डे के टाइम पे अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आप दलिया ले लें। उसके बाद आपको फिर उसके साथ एग ज़रूर लेना चाहिए व्हाइट्स की सूरत में। अगर आप कॉल और दूसरा ये कि एग योल्क में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। अच्छा, हम अपनी डाइट से एक बड़ी एग योल्क बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन ए और विटामिन डी का। अच्छा। उसको आप अपनी डाइट से ओमिट कर देते हैं इस खौफ से कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो वो बहुत कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बेकरी प्रोडक्ट्स। अगर हाँ, बेकरी प्रोडक्ट्स में इतना कोलेस्ट्रॉल है, तो एग में तो इतना सा है। तो या आप एक हेल्दी चीज़ को इसलिए ओमिट कर रहे हैं कि हम बेकरी प्रोडक्ट्स खा सकें। या तो एग का इंटेक अच्छा होना और मीट इंटेक, मैंने ये देखा कि हमारे बहुत सारे लोग जो है ना वो मीट इंटेक बहुत कम कर देते हैं। उसमें आपकी मटन या चिकन चिकन की आपको ना पीस बोटी जिसको हम कहते हैं 30 ग्राम, एक छोटी बोटी वो आपको लेनी चाहिए। हुँ, वो ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और वन फ्रूट अ डे बहुत होता है।
फ्रूट्स को हमारे बुजुर्ग लोग खुराक का मुतबादिल बना लेते हैं। फ्रूट को। फ्रूट 1 फ्रूट अ डे आपके लिए बहुत है। अच्छा। ठीक है, और उसमें भी आपकी चॉइसेस जो है ना, अगर आप डायबिटिक हैं तो उसमें भी आप अपनी चॉइसेस रख लें कि अमूमन हम अपने पेशेंट्स को फ्रूट्स की क्वांटिटी बता देते हैं कि कौन सा फ्रूट कितना खाना है। वो हम 15 टू 20 मिलीग्राम कार्ब्स के लिहाज से बता देते हैं कि जी, आप जी। सारे फ्रूट्स खाएं, कम खाएं, जी, जी। और उनको खुराक का मुतबादिल ना बनाएं। इसी तरह से मुझे आज भी वो इश्तिहार याद है जो मैं बचपन में देखती थी कि मिठाई छोड़ें, फल खाएं, और या पूरा वो सामने एक टोकरा है फल का, वो खा रहे हैं। हाँ। तो फ्रूट्स की लिमिटेशन है। अच्छा, मैं आपको यहाँ सेकंड करूँगा। जी। मेरे भी मुशाहिदे में यही है कि अ, हमारी एज में जाके लोग फ्रूट को ना पसंद भी बहुत करते हैं, खाते खुराक भी का बहुत हैं। खुराक नेमुल बदल बताते हैं, यार मैंने आज खाना नहीं खाना, मैंने फ्रूट खा लेना है, और 10 चीज़ें खा ली। तो हमने एक बड़ी जो फ्रूट्स में सिर्फ विटामिन्स हैं, आपको प्रोटीन्स नहीं मिलती, और दे आर वेरी रिच इन शुगर्स, ग्लूकोज उसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी शुगर्स बढ़ाएंगे 1 फ्रूट अ डे, उसके बाद 1 पीस ऑफ मीट अ डे, 1 एग अ डे, और उसके साथ में नट्स में सबसे अच्छी चीज़, आजकल हमारे बहुत सारे बुजुर्ग कंप्लेन करते हैं कि हमें रातों को टांगों में दर्द होता है, या बेचैनी होती है। एलमंड्स आर वेरी रिच इन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आजकल आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के बहुत ज़्यादा इश्तिहार देखते हैं। आपके जो पंपकिन सीड्स हैं जो इजीली अवेलेबल है, सब्ज रंग के जो, दे आर वेरी रिच इन मैग्नीशियम। अच्छा। आप अगर पंपकिन सीड्स ले लेते हैं, आप आलमंड्स ले लेते हैं, वॉलनट्स आर वेरी गुड ड्राई फ्रूट, वो आप ले लेते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम का इंटेक अपना बढ़ा सकते हैं, और आपकी टांगों में दर्द और ये बेचैनी ये बहुत ख़त्म बेहतर हो हो सकता। सकती है। तो जैसे अगर आप कहती हैं इसका अखरोट की अगर बात कर रही हैं, तो एक आम सीनियर सिटीजन दिन में कितने अखरोट खाएगा तो उसको प्रॉपर उस दिन के लिए प्रॉपर मैग्नीशियम मिल जाएगा? वही जी 5 टू 7 एलिमेंट्स, अच्छा। ठीक है, या फिर 5 टू आप अब ये देख लें कि आपको सेंसिटिविटी ना हो ड्राई फ्रूट से, कुछ लोगों के मुंह में अल्सर्स बन जाते हैं। या। तो 2-3 जो है वॉलनट्स, हम्म। ठीक है, और उसके साथ में जो है ये कि आप वो पंपकिन सीड्स, उनको आप अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में शामिल करें। जब आप दलिया खाते हैं उसके ऊपर आप पंपकिन सीड्स डालें, चिया सीड्स थोड़े से डालें। तो ये चीज़ें, चिया सीड्स बहुत महंगे हो गए हुए हैं, मैंने नोट करी थी, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 1 टीस्पून भी ले लेते हैं ना, तो वजह ये है कि ये चीज़ें क्यों अब सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जब उसको कंपेयर किया गया फ्रूट्स से और इन चीज़ों से, तो वो बहुत ज़्यादा वो बहुत निकली है। ज़्यादा। तो इन चीज़ों पे जो है ना, इनके बारे में पढ़ना, और इन ये बड़ा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे आप इन चीज़ों को सर्च करें कि ये क्या क्या चीज़ है। चीज़ है? तो आपने चिया सीड्स की बात की, पाकिस्तान में कोई नेमल बदल है? ये तो इम्पोर्टेड है ना, तो पाकिस्तान में कोई नेमल बदल ये है? जो आपके तुख्मलंगा है, अच्छा। वो लोग मुझे याद है कि हमारे उस पे फ़ालूदा पे डाल के देते होते जी, थे। जी। या बचपन में हमने तो शरबत भी घर में बिल्कुल, पिए जाते बिल्कुल थे। तुख्मलंगा डाल के देते थे। सत्तू का भी गर्मी में और इसका भी देते थे। सत्तू तो वो ज़रा थोड़ा-सा, मैं आई थिंक उसमें शक्कर डलती है ना, तो वो जी, थोड़ा-सा आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देता है। जी, जी। गर्मियों में जो है ना, आजकल जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली स्टीविया पाउडर अवेलेबल है। अभी तक हम स्टीविया पाउडर के बारे में तो अच्छी बातें सुन रहे हैं, बिकॉज़ एक नेचुरल सोर्स है, एक पौधा है, उसके पत्ते भी लोग घर में लगा लेते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, बट द केमिकल मुख्तलिफ है, तो जी, वो जी। शुगर नहीं बढ़ाता। हम उसको डायबिटिक पेशेंट्स में देते हैं कि जी ऑन एंड ऑफ आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको दिन में एक बार यूज़ करना भी पड़ रहा है, तो वो इतनी कोई नुकसानदेह चीज़ अजीब नहीं है, बात आप है। उसको शुगर की जगह, चीनी की जगह अल्टरनेट के तौर पे ले सकते हैं। पीछे डॉक्टर साहब अब कुछ अर्सा पहले आपने भी नोटिस किया कि मोरिंगा पाउडर के ऊपर जी। हर वक्त बात होती है, हर महफिल में, हर जगह पे। तो इसके बारे में आप कुछ अपना नॉलेज शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? ये जितनी हर्बल मेडिसिन्स हैं जी, ये इफ़ेक्टिव ज़रूर हैं, लेकिन हुँ। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हम जब कोई दवाई देते हैं ना, हमारे पास उसकी बहुत सारी तहकीक होती है, या। और हमें पता होता है कि किस डोज़ में कितनी हम देंगे और उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। इन हर्बल मेडिसिन्स का प्रॉब्लम ये है कि इनको जब आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ लेते हैं, तो उनका इफ़ेक्ट बड़ा ही एक फ्लक्चुएटिंग सा आ जाता है। जी, जी। कभी शुगर लो होगी, कभी हाई हो रही होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, जब आप इनको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ लेते हैं ना, तो हम इनकी आपस में इंटरेक्शंस के बारे में हम कुछ कह नहीं क्या पाते। नहीं पता। ये चीज़ें उस वक़्त इफ़ेक्टिव हैं कि जब आप वेट लूज़ करने वाली थेरेपी उस पे जा रहे हैं, या फिर आप उस ट्रांज़िशन में हैं जब आप शुगर से शुगर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको तहकीक ज़रूर कर लेनी चाहिए। करनी बहुत चाहिए। सारी हर्बल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें वेट लॉस की टीज़ भी हैं, ये भी हैं।
तहकीक ज़रूर करें कि तहकीक। साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो और सकते हैं। हमारे यहाँ हर्बल मेडिसिन्स के ऊपर तो कोई तहकीक है नहीं, इतनी कोई करता भी नहीं है। बहुत ना कम। प्री ना पोस्ट, मैंने तो नहीं देखा कोई बहुत इसका ख़्याल करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2 टेस्ट एक तरह के इशारतन बोले, एक 3 महीने का टेस्ट जिसको आपने बाद में HbA1c का, और एक नॉर्मल जो शुगर के लोग टेस्ट कराते हैं। कौन-सा ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्टर होता है कि यार ये जो इनको ये आई है शुगर का लेवल, जी। वो ज़्यादा ऑथेंटिक है? देखिए, HbA1c को मैं हमेशा मरीज़ों को कहती हूँ कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसकी इंटरप्रिटेशन मेरा काम है। हुँ। आप उसको देख के ये मत समझ लें कि हमारी शुगर बहुत अच्छी चल रही है। जी। क्योंकि HbA1c एक तो हमारी लैब्स जो रिपोर्ट कर रही हैं, पहले HbA1c एक बड़ी मशीन पे होता था, अब उसकी किट्स अवेलेबल हैं। वो किट्स जो हैं वो इतना रिलायबल रिज़ल्ट हमें नहीं दे रही हैं। हुँ। उसमें बाज़ औक़ात ओवर डायग्नोसिस या अंडर डायग्नोसिस हम देख रहे हैं। पहला बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि HbA1c का मतलब है ऐसी शुगर कि जो कि आपके Hb से जुड़ी हुई है, हीमोग्लोबिन से। ऐसे लोग कि जिनमें खून की कमी है, और हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारे विमेन हमारी औरतों में बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, प्रेगनेंसीज़ में हम इतनी देखते हैं। उनका HbA1c जो है वो लो आता है। वो कहते हैं कि जी शायद शुगर नहीं है या शुगर कंट्रोल में है। असल में उनका हीमोग्लोबिन लो होता है। अच्छा। खून की कमी की वजह से HbA1c गलत रिपोर्ट हो रहा होता है या कम आ रहा होता है, और वो देख के खुश हो जाते हैं कि हमारी शुगर ठीक रह रही है। तो इसी तरह से ये कुछ लोगों को थैलेसीमिया की ट्रेट वगैरह होती है, या कोई भी HB का मसला है, तो उसकी वजह से भी ये इफेक्ट हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स HbA1c को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिनकी इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। आप ही कर सकते हैं, खुद नहीं इंसान कर खुद नहीं, सकता। आपके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि घर में अगर डायबिटीज है, खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर 200 से कम होनी चाहिए। खाने से पहले सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम। और हुँ। ये 2 घंटे की बात है, 3 या 4 घंटे के बाद नहीं, हुँ। 2 आवर्स के बाद। और जो खाने से पहले सुबह, दोपहर, शाम आपकी शुगर 150 से कम होनी चाहिए। कम। ये मैं बड़ी ही ब्रॉड रेंज बता रही हूँ। इसमें अगर आप महीने में 30 दिन हैं, तो 25 दिन आपकी इतनी होगी, ऑटोमेटिकली आपका HbA1c ठीक रहेगा। या। तो हमारे पास अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो टाइम इन रेंज का है, कि आप अपनी शुगर का कितना टाइम इस रेंज में गुजार रहे हैं, मतलब 80 टू 200 के दरमियान में। जितना ज़्यादा टाइम इस रेंज में गुजरेगा, उतना ज़्यादा आप ठीक रहेंगे। आपका शुगर कम रहेगा। अच्छा, जो थायराइड है जिसको आई डोंट नो उर्दू में आप क्या कहेंगे? गिल्लड़। गिलट, इसका कोई असर रतूबत। है शुगर के साथ और वेट के साथ? जी बिल्कुल है। हमारे इसके बारे में बहुत डिफरेंट लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं। बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि जी गिल्लड़, आपका जो थायराइड है वो 2 तरीके से काम कर रहा होता है। थायराइड जो है वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। उसमें हमारा वेट है, हमारी क्या कहते हैं उसे, हमारा दिल का धड़कन का रेट है कि कितना धड़कन पर मिनट आ रही है, उसमें हमारी नींद है, हमारी मेमोरी है, ख़वातीन में उनके मेंज़र जो माहवारी है उसको अफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से आपकी याददाश्त है। ये सब चीज़ें थायराइड के कंट्रोल में होती हैं, और जब थायराइड का फ़ंक्शन ख़राब होता है तो ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं। हुँ। थायराइड एक ग्लैंड है, इसकी रतूबत ज़्यादा भी बन सकती है, कम भी बन कब हो सकती है। सकता जब ज़्यादा बनती है तो इन सब चीज़ों में तेज़ी आ जाएगी। आप ज़्यादा एजिटेटेड फ़ील करते हैं, मरीज़ गुस्सा आता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, हाथ काँपते हैं। बिल्कुल इसका ऑपोज़िट हो जाता है जब थायराइड का रतूबत कम हो जाती है। जी, जी। स्लो हो जाते हैं, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, वज़न बढ़ता है, तो ये इसका ऑपोज़िट होता है। ये समझने की ज़रूरत है कि ग्लैंड जब आपका कम रतूबत बना रहा है, तो हम बाहर से आपको वही रतूबत गोली की सूरत में दे देते हैं। जी, जी। और अगर ज़्यादा बना रहा है तो फिर हमारे पास ज़रा ऑप्शंस डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। हम गोलियों से उसको नॉर्मल तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गोलियाँ फिर बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी ही चलती हैं। चलती हैं। दूसरा ये कि गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तीसरा ये कि अगर हमें लगे कि जी ये ज़्यादा अरसा गोलियों पे हम नहीं गुज़ारना चाह रहे, तो फिर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन या सर्जरी के ज़रिए उस ग्लैंड को जलाने की कोशिश करते हैं। हुँ। हर मरीज़ का केस मुख्तलिफ है। हर मरीज़ के लिए हमारा फ़ैसला मुख्तलिफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गिल्लड़ है वो सिर्फ़ उस वक़्त जब बड़ा हो क्या जाए। बड़ा हो जाए तब भी पता लगता है या बड़े हुए बगैर भी पता लगता है? जिन में ये अलामात होती हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका गिल्लड़ इतना बड़ा होगा तो हमें पता चलेगा। ये हाँ। अलामात आपको किसी भी टाइम हो सकती अच्छा। हैं। इनमें से कोई भी अलामत अगर आपको लग रही है, तो आप मेजॉरिटी लोग तो सर खुद ही करा लेते हैं। आपको अपना थायराइड का खून का टेस्ट करा लेना कराना चाहिए, चाहिए। और उस खून के टेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन है, वो खून के टेस्ट भी 2-3 किस्मों के हैं। तो उसकी इंटरप्रिटेशन भी हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स होते हैं।
आप टेस्ट ज़रूर करवाएँ, लेकिन आप अपने क्लिनिशियन से ज़रूर मशवरा लें कि इसके बारे में क्या किया जा क्या क्या सकता है। अच्छा बहुत सारे जैसे डॉक्टर हैं वो जब ये निकल आता है लोगों का, और मैंने देखा है ख़ास इलाकों में है ये जी, जी, ज़्यादा। जहाँ पे आयोडीन नहीं जी, मिलती। तो वो फिर उसका ऑपरेट करके उसको निकाल देते हैं। क्या ये निकालने के बाद वो जो भी अलामात हैं वो ठीक हो जाती हैं? देखिए, ऑपरेशन का डिसीजन सर हम सिर्फ तब लेते हैं जब हमारा मरीज़ आके ये कहता है कि इतने बड़े गिल्लड़ की वज़ह से मेरा साँस रुक रहा है, या या मुझे रात को जो है साँस रुक जाता है, या फिर ये कि मैं खाना-पीना नहीं कर सक रहा, या मुझे इसमें शदीद दर्द हो रहा है। अदरवाइज़ ये कि लोग ऑपरेट की तरफ आते भी नहीं हैं, और हम भी तब मतलब ये कि कॉस्मेटिक रीज़न्स के लिए लोग करा सकते हैं। तो ये वजह होती हैं, लेकिन थायराइड की मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताऊँ कि थायराइड की सर्जरी जो है ये एक बड़ी ही सेंसिटिव सर्जरी है। जब आप इसका डिसीजन लें, तो ये सोच समझ के लें कि इस सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सबसे बड़ी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन कि इसके पीछे आपकी बोलने की नाड़ है। एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में उसका डैमेज होने का रिस्क बहुत कम है। इसी तरह से इसके पीछे आपका कैल्शियम कंट्रोल करने वाले ग्लैंड हैं। अगर वो दौरान सर्जरी डैमेज हों, जो कि हो सकते हैं क्योंकि एक सर्जरी में रिस्क तो होता है, या तो फिर आपकी कैल्शियम की कमी से आपके हाथ-पाँव कमज़ोर हो सकते हैं। या तो ये डिसीजन जो है ना बड़ा ही सोच समझ के लेना होता है, और ऑलवेज हमेशा आप उन लोगों के पास जाएं कि जिन्होंने इस सर्जरी में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो कंप्लेन करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं सांस चढ़ गया, ये सीढ़ियाँ चढ़ी तब सांस चढ़ गया। तो ये भी वेट की वजह से है या इसके कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं? अम, देखिए, इसमें मल्टीपल रीजंस हैं। एक होता है कि एक कुछ कुछ हद तक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शायद थोड़ी एक्सेप्टेबल हो कि अगर आप ओल्ड एज में चले गए हैं तो, लेकिन अगर आपको सांस इतना चढ़ रहा है कि आप बात नहीं कर पा रहे, आपको सांस में सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं, खांसी हो रही है, आप बैठते हैं तो सांस चढ़ जाता है, लेटते हैं तो सांस चढ़ जाता है, सोते में सांस उखड़ जाता है, ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं। जी। जब ये होंगे तो फिर हम ज़रूर असेस करते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह क्या है। उसमें फिर आपके लंग्स की सिचुएशन कैसी है, आपके दिल का काम कैसा चल रहा है, और ये कि आपकी वेट कितना है। ये तीनों फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं और फिर फैसला फिर करते हैं। फर्स्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ रेज करने लगा हूँ, नींद। और नींद सीनियर सिटीजन्स की या बुढ़ापे में नींद का कम हो जाना या जल्दी डिस्टर्ब हो जाना नींद का, या जिसको आप मुझे पता नहीं उसको लफ्ज़ क्या बोलेंगे, स्लीप एपनिया भी कई लोगों को होता है। तो ये जो इसके कुछ मसाइल, नींद के जो मसाइल पैदा होते हैं, ये किन वजूहात से ये सामने आते हैं सीनियर सिटीजन्स के अंदर? तो ये बड़ा मतलब बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इंसोम्निया जो है, रात के टाइम पे लोगों को नींद नहीं आती है, और जी। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। इसमें आपकी एज से रिलेटेड भी हैं, इसमें आपकी नफ्सियात से रिलेटेड भी हैं, इसमें ये भी है कि आपके दिन के टाइम पे आपकी स्लीप कितनी है। इसी तरह से हमारे बुज़ुर्ग लोग बहुत सारे जो हैं फ़जर के टाइम पे उठना चाह रहे होते हैं, और उसमें उस स्ट्रेस में कि हम नहीं उठ सकेंगे, बाज़ औक़ात वो अपनी स्लीप बहुत कम कर हम देते हैं। फिर उसके बाद ये कि घर का माहौल कैसा है, आपकी लाइट्स कब ऑफ हो रही हैं, बाहर खामोशी कब हो रही है, क्योंकि इस एज में आपकी बड़ी फ्रेजाइल सी स्लीप हो जाती है, थोड़ा सा भी खटपट। और मैं ये कहूँगी कि हमारी ओल्ड एज में सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है, हमने इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में देख लिया होता है कि हल्की सी फ़ोन की बेल, हल्का सा खड़क हमें फ़ौरन जगा देता है जी। कि ये क्या हो गया है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने होते हैं जब हम ओल्ड एज में इंसोम्निया देख रहे होते जी। हैं। और फिर जब हमें कोई वजह नहीं मिलती तो फिर हम उसमें माइल्ड चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। उसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप वार्म मिल्क ले लें सोते टाइम पे, या फिर आप थोड़ी-सी मैग्नीशियम वाली चीज़ ले लें, या फिर मैग्नीशियम सप्लीमेंट हम दे देते हैं। बाज़ औक़ात हम माइल्ड मेलाटोनिन जो है वो दे देते हैं, जो कि एक मतलब ये कि नेचुरल विटामिन टाइप हम दे देते हैं।
और फिर जब हम माइल्ड कहती हैं तो उससे मतलब इससे मुराद ये होता है कि वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं होती है, सॉर्ट ऑफ अ सप्लीमेंट। नहीं, तो मिलीग्राम में न्यूट्रास्यूटिकल में आप कहते हैं माइल्ड, जब आप कहती हैं नहीं, वो मिलीग्राम उसकी में नहीं। मिली। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं ना कि जो कि आपके एलोपैथिक मेडिसिन से थोड़ा सेपरेट होते जी हैं। जी, जैसे आपके विटामिन्स हैं, बिल्कुल। सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम है, ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मैं माइल्ड, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं ये ज़रूर हाइलाइट करना चाहूँगी, हमारी जो माइल्ड है ना, वो वज़न के हिसाब से नहीं होती है, अच्छा। कि जी ये 1 मिलीग्राम है तो ये हल्की होगी, ये 500 मिलीग्राम है तो ये हाँ, हैवी होगी। अच्छा। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये मिसाल देती हूँ कि आप नमक 1 चम्मच डालते हैं, तो लाल मिर्च आप थोड़ी क्यों डालते हैं? वो 1 चम्मच क्यों नहीं डालते? वो तेज़ होती है। तेज। तो आपको पता है कि वो तेज़ है। इसी तरह हमें पता है कि कौन-सी दवाई तेज़ है, वो हम 1 मिलीग्राम भी दे देंगे, कौन-सी दवाई कम तेज़ है, हम 500 मिलीग्राम दे देंगे। अच्छा अच्छा। तो ये चीज़ है कि आपने वज़न नहीं देखना, ना दवाई का साइज़ देखना है। या वो बाज़ औक़ात आपकी 50/500 वाली दवाई इतना हल्का असर रखती है, और आपकी जो 1 मिलीग्राम वाली दवाई है नींद की, वो इतना स्ट्रॉन्ग असर रखती है। तो हमें पता है कि किस दवाई की तासीर कितनी है। कितनी है तो या। ये फ़र्क ज़रूर, और ये डॉक्टर ही ये बता डॉक्टर सकता जानते है। अब सेल्फ यहाँ पे हम लोग सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत करते हैं। ज़्यादा। हमें पता है, चलो जी हम ये दवाई लें, किसी ने खाई, मैंने भी मैं वही खा रहा खा था तो ली। इनकी शुगर ज़्यादा थी तो मैंने इनको भी दे दी। तो हम एक दूसरे से सुन के दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, हालांकि आप तो मेरा ख्याल है, मैं तो आम मुशाहिदे की बात करता हूँ कि एक दवाई दूसरी दवाई से भी नहीं मिल सकती। आप कुछ और खा रहे हैं और बिल्कुल। आपने वो खा के और तबाही कर दी। तो क्या मोटापा भी नींद की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, और जब हम ये बताते हैं ना तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि क्या मतलब आप क्या कह रहे हैं? स्पेशली जब ये कि आपका मोटापा देखें, एक ओबेसिटी की भी ग्रेडिंग है। पहले आप नॉर्मल वेट है, फिर आप ओवरवेट हैं, फिर ओबेसिटी 1, 2 एंड 3, इस तरह से जी जी आती है। जब आप 2-3 पे जाते हैं, पेशेंट्स जो हैं उनका वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनका ये अ, जो नेक के मसल्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि जब मरीज़ सीधा लेटता है या सोता है तो उसके नेक के मसल्स जो हैं वो कोलैप्स करते हैं, ज़ुबान पीछे की तरफ गिरती है और साँस एकदम से रुक जाता है। या। दौरान स्लीप जो है वो सांस रुक सकता है, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। और ये अच्छा। तभी लोगों में होता है कि जब आपको मतलब आपकी ओबेसिटी से सिर्फ आपका आपका फिगर नहीं इफेक्ट हो रही होती है ना, मैंने जी। आपको कहा इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आते हैं। और हमें कैसे पता चलता है? जब पेशेंट के साथ वाले कंप्लेन करते हैं कि बहुत लाउड स्नोरिंग करते हैं, हम्म। सुबह उठते हैं सर में दर्द होता है, आंखों में रेडनेस होती है, दिन के टाइम पे बैठे बैठे सो जाते हैं, ये सब स्लीप एपनिया के सिम्टम्स है। ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होता है। तो ये सब हमें स्लीप एपनिया के बारे में बता रहा होता है। उसकी तशख़ीस के लिए फिर जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो स्लीप प्लेथिस्मोग्राफी है, हम्म। कि जिसमें रात को सोते में आपकी एक आपको कुछ हम तारे लगा के उस आपकी सैचुरेशन मॉनिटर हो रही होती है, जी और जी फिर हम देखते हैं कि कब ड्रॉप कर रही है। जी जी। तो मैंने कुछ लोगों को भी ये देखा, वो कुछ एक मशीन सी लगाते हैं तो बाइसेप। सब सोते हैं। जी, देखिए सर, अब यही बात है, यहाँ पे अब वेट लॉस मेडिकेशन की बात आती है कि जब हम इस नहज पे पहुँच गए हैं कि जहाँ से हम वॉक और एक्सरसाइज से वापसी का रास्ता नहीं ले सकते, तो वहाँ पे फिर हमारे इंजेक्शंस जो हैं ना, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। या। क्योंकि जो लोग इस हद तक जा जाते हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए वेट लॉस के लिए। जी जी अगर हम आपको 120 केजी से 100 पे ले आते हैं और आपको लगता है कि नहीं, अब मैं कर सकता हूँ, जी। तो लोग मोटिवेट होकर मजीद लूज करेंगे। लेकिन 120 से अगर 2-3 केजी कम होगा तो लोग मोटिवेट नहीं होते। नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारे, क्योंकि WHO में सब लोग ये अब क्या कहते हैं, ये मेडिकेशन स्लीप एपनिया के लिए अब अप्रूव हो चुकी हैं, कि ओबेसिटी को अब WHO ने भी एक बीमारी डिक्लेयर की है। दिस इज नॉट अ हेल्थ कंडीशन, इट्स अ डिजीज, डिजीज। एंड यू शुड कम बैक फ्रॉम हेयर। या। और वहाँ पे हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे, जिसमें डाइट एक्सरसाइज के अलावा अगर हमें मेडिकेशन भी देनी भी, तो हम आपको हेल्दी वेट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। साथ में ज़ाहिर है हमें बिहेवियरल चेंज भी करनी होगी। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ दोस्तों को ये भी कहते सुना है, पूछा कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है, तो वो कहते हैं मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ना शुरू हुई। ये पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट जो है एपिलेप्सी का पेशेंट है, उसको कुछ मेडिसिन देनी पड़ रही हैं, वो वेट गेन कर सकती हैं। इसी तरह से कुछ डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं जिनमें के साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं। हम्म। उन लोगों में हम जब एंटी साइकोटिक्स शुरू करते हैं, बहुत रैपिड वेट गेन होता है, जो 5-6-7 केजीज तक जी वेट जी गेन हो जी सकता जी। है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जो हैं वो भी आपको वेट गेन पेशेंट का करती हैं, उसमें भी 4-5-6 केजीज तक लोग वेट गेन कर लेते हैं।
और इसी तरह से कुछ अब यहाँ पे मैं स्पेशली ये मेंशन करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की मेडिकेशन भी वेट गेन करती हैं। करती हैं, अच्छा। और उसमें भी हमारे, लेकिन उनमें वेट गेन शायद 1 से 2 केजी होता है। इंसुलिन के बारे में लोग ये कहते हैं कि जी इंसुलिन से वेट बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। इंसुलिन से वेट आपका तब बढ़ेगा जब आप इंसुलिन को ज़्यादा डाइट के लिए लगाएँगे। जी, जी। जब आप इंसुलिन एक मेडिकेशन है जिसको हम देते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं ऐसी चीज़ें खाऊँ और फिर इंसुलिन लगा के शुगर तो ठीक कर लूँ। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी मैं 2 रोटियाँ खा लूँगा और सालन खा लूँगा और इंसुलिन ज़्यादा लगा लूँगा, तो आप वेट तो पुट ऑन हाँ, करेंगे। वो तो फिर बढ़ता ही बिल्कुल एक जाएगा। नॉर्मल बंदे की तरह है। या। तो ये है कि इंसुलिन जो है ना, नॉर्मल इंसुलिन्स जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 केजी वेट गेन कर सकती हैं कि अगर आप सिर्फ़ खा रहे हैं और एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं। या। तो ये इसके ये मतलब ये डिफरेंट सूरत-ए-हाल है जिसमें फिर हम दवाइयाँ रोकते हैं, चेंज करते हैं, ऑप्शंस कंसिडर करते हैं कि मरीज़ का वेट गेन हम किसी तरह रोक ज़्यादा ना सकें। हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होके बहुत अजीब-अजीब तरीके से तेज़-तेज़ वेट करने कम करने की कोशिश करते हैं। कि क्या कोई ये ठीक है या कोई सेफ तरीकों से सेफ रास्ता लेके वेट को रिड्यूस किया जाए? देखिए वेट की रिडक्शन जो है ना, एक तो ये कि हम शायद हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स लेना चाह रहे होते हैं। वेट रिडक्शन जो है ना वो एक बड़ा स्लो प्रोसेस है जिसमें आपको परसिस्टेंट रहना है। कम से कम 6 से 8 महीने अगर आप जो है ना सिर्फ डाइट पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं और साथ में थोड़ी बहुत वॉक करना चाह रहे हैं। जी, जी। जिम की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें फिर आपको तकरीबन 2 से 3 महीने, अगर 3 डेज़ अ वीक आप कर रहे हैं तो आप सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स जी, जी। देखेंगे। और बाकी ये कि ये एक सारी ज़िंदगी का सारी प्रोसेस है। ज़िंदगी का। इसीलिए हम कहते हैं प्लीज़ अपनी डाइटरी चॉइसेस चेंज करें। इसमें मैं यही कहूँगी कि 4 डेज़ अ वीक आप नीट क्लीन डाइट लें, घर का खाना खाएँ, अपनी रोटी अपनी भूख के मुताबिक रखें, कम रखें और अपनी एक्टिविटी के मुताबिक। और वीकेंड्स पे कभी आप जो है ना अपने आप को रिवॉर्ड दें जिसमें आप कभी आउटसाइड डाइन कर या। लें, आइसक्रीम्स, केक्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले ज़िक्र किया था इसका मटन का और चिकन का। आपने बीफ का जान के नहीं किया था क्या? बिल्कुल, बीफ का मैंने इसलिए नहीं किया कि बीफ का जो बीफ इज़ का सोडियम कंटेंट ज़्यादा है। अच्छा। बीपीएल ज़्यादा तेज़ होता है, उसके साथ दूसरा ये कि उसका फैट सैचुरेटेड होता है। तो हमारे यहाँ पे ना लीन मीट का कॉन्सेप्ट थोड़ा लाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो केपीके वाली साइड है वहाँ पे लीन मीट का कॉन्सेप्ट नहीं है और चर्बी वाले गोश्त को बहुत पसंद किया जाता है। हुँ, हुँ। लीन मीट का मतलब ही ये है कि आपको उस पे चर्बी ना नज़र आ रही हो। लीन मीट जो है ना, जो कि रेड कलर का होता है, उसमें प्रोटीन्स बहुत रिच होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसे 3 या 5 अब गोल्डन मशवरे देंगी हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिससे हम उससे बहुत फ़ायदा भी उठा सकें और हम उन पे अमल भी कर सकें? गोल्डन मशवरे, हाँ, वेट के भी और फिर शुगर के हवाले से भी। एक मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले ये कि आप अपना डिनर जल्दी करें। आपका डिनर अगर, और अपने घर वालों का इंतज़ार ना करें कि हम उनके साथ खाएँगे। डिनर अपना 8 ओ क्लॉक कर लें ताकि आपकी 9, 10 बजे, 11 बजे जब आप बेड पे लेटें आपका पेट खाली हो और आपकी फास्टिंग शुगर ना बढ़े। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी 15 मिनट की वॉक ज़रूर होनी चाहिए और उसमें हमें चाहिए ब्रिस्क वॉक, लेकिन ब्रिस्क वॉक नहीं भी है, वॉकर के साथ, स्टिक के साथ आप घर के 15 मिनट सहन में, लॉन में कहीं भी पूरे करें। तीसरा ये कि अपनी जो है ना डाइट को बैलेंस्ड करें। आपने सब कुछ थोड़ा-थोड़ा खाना है। थोड़ा-थोड़ा फ्रूट, खाना। 1 फ्रूट अ डे, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 छोटा बोल दही का, रोटी घर की, सालन घर का, रिफाइंड आटे का परहेज़ करें। बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बस दावतों के लिए या किसी मेहमान के आने पे रखें। इन चीज़ों को अपनी डाइट से निकालें। डॉक्टर साहब, आपने गोल्डन रूल्स बताए और मज़ा आया, और ये बड़ी एक हमारे लिए इल्म है आपसे जो हमने सीखा। लेकिन आप एक बात क्यों मैं रिपीट कर देता हूँ गोल्डन रूल्स में, कि जो ये फ्रूट है इसको खुराक करने मुल बदल समझ के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी ठीक नहीं है। मेरा ये ख्याल है डॉक्टर साहिबा कि आपकी जितनी बातें हुई उनसे मुझे इस चीज़ के ऊपर मैं अपने ख्याल का इज़हार करूँगा कि वेट लॉस, शुगर कंट्रोल या मोटापे से बचना, ये सिर्फ एक किसी बीमारी या किसी और मसाइल से बचने की बेसिक वजह हो सकती है। सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकता कि आप अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं।
तो आई थिंक हमें बड़ी तरीके से बड़ी बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और अपने नाज़रीन की तरफ से भी कि आप तशरीफ़ लाईं और आपने अपने मशवरों से और अपने तहकीक से और अपने इल्म से नवाजा, और जो आपने इतनी ज़िंदगी सीखा इस फील्ड के अंदर रह के, वो हमारे लिए काबिल एहतराम भी है और हमने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है। नाज़रीन, मैं आपकी के लिए कहता हूँ, खुश रहें, सेहतमंद रहें, एक्टिव रहें, ज़िंदगी खूबसूरत गुजारें, ज़िंदगी की कदर करें और इसमें बीमारियों से भी बचें और मोटापे से भी बचें। अल्लाह हाफ़िज़।